जब दक्ष उस रोशनी के पास पहुंचा, तब उसने पाया कि यह गुफा के अंदर बना एक साधारण सा कमरा था, जिसके अंदर एक बिस्तर, कुर्सी और मेज थी, जिस पर कुछ पुस्तकें रखी हुई थी। इसके अतिरिक्त वहां रोशनी के लिए मोमबत्ती और दीपक जल रहे थे। इस समय दक्ष ने देखा कि वहां बिस्तर पर एक काला लबादे वाला कपड़ा पहने एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी। उसके शरीर में कोई भी हरकत या हलचल नहीं हो रही थी। उसके शरीर से सांस लेने का भी संकेत नहीं मिल रहा था। उसे देखकर दक्ष की आंखें थोड़ी अजीब हो गई और वह उस बूढ़े व्यक्ति को बहुत देर तक देखता रहा। कुछ देर बाद अचानक उस बूढ़ा व्यक्ति ने अपनी आंखें खोले बिना कहा, तो तुम अकेना पर्वत शिखर की परीक्षा को चुनौती देना चाहते हो? उस बूढ़े व्यक्ति की आवाज को अचानक सुनकर दक्ष चौंक गया, लेकिन फिर उसने स्वयं को शांत करते हुए कहा, हाँ। इस पर उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, और तुम अकेना पर्वत शिखर की परीक्षा को चुनौती क्यों देना चाहते हो? इस पर दक्ष ने बिना किसी डर के कहा, मेरा दोस्त घायल हो गया है। उसकी हड्डियां टूट चुकी है और उसके आंतरिक अंग भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अगर उसे समय पर सही उपचार नहीं मिला तो वह हमेशा के लिए अपंग हो जाएगा। इसलिए अपने दोस्त को अपंग होने से बचाने के लिए मुझे संप्रदाय से एक ऐसी गोली की आवश्यकता है जो मेरे दोस्त को बिना किसी दुष्प्रभाव के ठीक कर सके। दक्ष की ये बात सुनने के बाद उस काले लबादे वाले बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखें खोली और दक्ष की ओर देखने लगा। उसकी आंखें बहुत गहरी थी, जिससे दक्ष को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वह बूढ़ा व्यक्ति उसकी आत्मा में झांक सकता है। यह ऐसा था जैसे कि वह दक्ष के आर पार सब कुछ देख सकता हो। एक पल के लिए दक्ष को देखने के बाद उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, एक उत्कृष्ट गोली प्राप्त करना अगर इतना ही आसान होता तो अब तक सभी शिष्य इसे प्राप्त करने का प्रयास कर चुके होते। एक उत्कृष्ट गोली प्राप्त करने के लिए तुम्हें पहले अकेना पर्वत शिखर की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, जो कि बहुत ही ज्यादा कठिन है। अभी तुम साधारण ऊर्जा के केवल 8वें स्तर पर हो। तुम्हारे लिए इस परीक्षा को चुनौती देना बेहद खतरनाक होगा। इसकी 100% संभावना है कि तुम्हारी मृत्यु हो जाए। क्या तुम अब भी अकेना पर्वत शिखर की परीक्षा को चुनौती देना चाहते हो? इस पर दक्ष ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, हाँ, मैं अब भी अकेना पर्वत शिखर की परीक्षा को चुनौती देना चाहता हूँ। इस पर उस बूढ़े व्यक्ति ने उदासीनता से कहा, ठीक है, पहले मुझे अपनी मार्शल भावना देखने दो। इस पर दक्ष ने अपना सिर हिलाया और फिर उसने अपनी लिटिल ब्लैक स्पिरिट को बाहर बुला लिया। अगले ही पल दक्ष के पीछे एक छोटे से काले सांप की मार्शल भावना प्रकट हुई, लेकिन फिर अगले ही पल दक्ष की लिटिल ब्लैक स्पिरिट दोबारा से गायब हो गई और दक्ष के अंदर चली गई। ये देखकर उस बूढ़े व्यक्ति की त्योरियां चढ़ गई और उसने कहा, क्या वास्तव में वो? ये कहते हुए वह बूढ़ा व्यक्ति चुप हो गया। दक्ष भी अभी हुए इस परिवर्तन से हैरान रह गया। यह पहली बार था कि उसकी मार्शल स्पिरिट ने ऐसा व्यवहार किया था। इधर उस बूढ़े व्यक्ति ने दक्ष की मार्शल स्पिरिट को उसके गायब होने से पहले देख लिया था। दक्ष की मार्शल स्पिरिट हवा में उड़ता हुआ एक पतले सांप की तरह प्रतीत हो रहा था, लेकिन वह एक खूंखार जानवर की तरह नहीं दिख रहा था, बल्कि वह एक घरेलू पालतू जानवर से भी कमजोर दिख रहा था। हालांकि उस बूढ़े व्यक्ति के पास व्यापक ज्ञान था, लेकिन इस समय उसने सोचा, क्या ऐसी कोई मार्शल स्पिरिट इस दुनिया में अभी भी मौजूद है? चैप्टर 39 परीक्षा कक्ष में 7 स्तंभ। पिछले अध्याय में 4 पर्वतीय संप्रदाय में सभी ने अकेना पर्वत शिखर का नाम सुना था, लेकिन कोई भी वहां जाने का साहस नहीं करता था, क्योंकि वहां जाने वाले शिष्य शायद ही कभी वापस आते थे। जब दक्ष उस अकेना पर्वत के शिखर पर पहुंचा, तब उसने कहा कि वह परीक्षा देना चाहता है, जिस पर वहां गुफा से एक आवाज आई और फिर दक्ष उस गुफा के अंदर चला गया। इसके बाद दक्ष ने गुफा में एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। उस बूढ़े व्यक्ति ने दक्ष से कहा कि वह अकेना पर्वत शिखर की परीक्षा क्यों देना चाहता है, जिस पर दक्ष ने अपने यहां आने का कारण बताया। इसके बाद उस बूढ़े व्यक्ति के कहने पर दक्ष ने अपनी मार्शल भावना को बाहर बुलाया, जिसे देखकर वह बूढ़ा व्यक्ति थोड़ा चकित रह गया। उसने कहा कि क्या ऐसी कोई मार्शल स्पिरिट अभी भी इस दुनिया में मौजूद हैं? ये कहने के बाद उस बूढ़े ने दक्ष की ओर देखा और फिर उसने एक दिशा में एक रास्ते की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम इस रास्ते पर जा सकते हो। यह तुम्हें परीक्षा के स्थान पर ले जाएगा। उस कमरे में कई रास्ते थे, जो अलग अलग जगह पर अलग अलग परीक्षा के कमरे की ओर जाते थे। इसके बाद दक्ष ने कहा, धन्यवाद एल्डर। इसके बाद दक्ष बिना किसी हिचक के उस रास्ते पर चला गया। दक्ष को वहां से जाते हुए देखकर उस बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और फिर उसने कहा, साधारण ऊर्जा का केवल 8वां स्तर। हालांकि के उसके साधना का स्तर बहुत कम है, लेकिन उसके दिल में बहुत साहस है। वह अपने दोस्त के प्रति बहुत ईमानदार है। मुझे आशा है कि वह उस कमरे की परीक्षा में ज्यादा घायल ना हो। उस बूढ़े व्यक्ति ने दक्ष को जिस कमरे की ओर भेजा था, उस कमरे की परीक्षा बाकी सभी परीक्षा कक्षों से बहुत कम खतरनाक थी। लेकिन भले ही वह परीक्षा बहुत कम खतरनाक था, लेकिन उस कमरे की परीक्षा की कठिनाई बाकी सभी कमरों से कहीं अधिक कठिन भी थी। दक्ष अपने दोस्त की जान बचाने के लिए यहां आया था, इसलिए उस बूढ़े व्यक्ति ने उसे वहां उपस्थित एकमात्र ऐसे परीक्षा कक्ष में भेजा था, जहां से वह अगर चाहे तो मरे बिना वापस आ सकता था।
भले ही वह घायल हो जाता, किंतु उसके पास मृत्यु से बचने का मार्ग होगा। अन्य कमरों में तो एक बार दाखिल होने के बाद कोई शिष्य चाहकर भी उस कमरे से वापस नहीं आ सकता था, जब तक कि वह परीक्षा उत्तीर्ण न कर ले। इधर दक्ष ने जल्द ही रास्ते में आगे की ओर बढ़ना शुरू किया। रास्ते में जब दक्ष आगे की ओर बढ़ रहा था, तब उसने दीवारों में अनेक हाथों से बने चित्र देखे। रास्ते में हाथों से बनी सीढ़ियां थी। लगभग 300 सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद दक्ष को अपने सामने एक बड़ा सा पत्थर का दरवाजा दिखाई दी, जहां उसके दोनों किनारों पर मसाले जल रही थी। दक्ष शीघ्र ही उस दरवाजे के पास चला गया। जैसे ही दक्ष उस बड़े से पत्थर के दरवाजे के पास पहुंचा, तब वह बड़ा सा पत्थर का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। ये देखकर दक्ष ने कहा, कितनी रहस्यमय जगह है। उस बड़े से पत्थर के दरवाजे के खुलते ही शुद्ध और पवित्र हवा का एक झोंका उसकी ओर बढ़ा, जिससे दक्ष को अपने शरीर में एक ठंडक का एहसास हुआ। इसके बाद दक्ष उस कमरे में प्रवेश कर गया। वह कमरा धुंध और बादलों से भरा हुआ था। वह कमरा अपने आप में ही एक दमनकारी और खतरनाक आभा दे रहा था। कमरे में दक्ष ने अपने सामने 7 सफेद और पुराने पत्थरों के मोटे स्तंभों को देखा, जिनके ऊपर कुछ प्रतीक खुदे हुए थे, जिन्हें देखने मात्र से ही दक्ष को अपने शरीर में एक कंपकंपी का एहसास हुआ। इसके बाद अगले ही पल अर्रर्रर बूम, वह बड़ा सा पत्थर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दक्ष ने घूमकर उस दरवाजे की ओर देखा। इसके बाद उसने दोबारा अपनी नजरें घुमाई ली। इसके बाद अचानक एक आवाज सुनाई दी, यदि तुम अपनी प्रतिभा साबित कर पाए और इन 7 स्तंभों में से किसी एक स्तंभ को सक्रिय करके उसे प्रज्वलित कर पाए, तो तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। इसके लिए तुम्हें अपनी ताकत का प्रदर्शन करना होगा और इन पत्थर के स्तंभों पर प्रहार करना होगा। ये कहते ही वह आवाज गायब हो गई। इस पर दक्ष ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे केवल एक स्तंभ को सक्रिय करने की जरूरत है और मैं इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाऊंगा? क्या ये परीक्षा वाकई में इतनी सरल है? ये कहते हुए दक्ष कुछ सोचते हुए उन पत्थर के स्तंभों की ओर देखने लगा। इसके बाद दक्ष ने कहा, चलो देखते हैं। ये कहने के बाद दक्ष कमरे के केंद्र में चला गया और अपने चारों ओर देखने लगा। उसे पता नहीं था कि ये पत्थर के स्तंभ कितने रहस्यमय है। उसे इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए इन 7 स्तंभों में से केवल एक स्तंभ को ही सक्रिय करने की आवश्यकता थी। इसके बाद दक्ष ने अपने विचलित करने वाले विचारों को त्याग दिया। चाहे जो भी हो, उसे बस इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने की आवश्यकता थी। इसके बाद दक्ष ने अपनी मुट्ठी में अपनी शुद्ध ऊर्जा को स्थानांतरित किया और एक पत्थर के स्तंभ के पास जाकर उसके ऊपर एक जोरदार प्रहार किया। टन! जब दक्ष ने उस पत्थर के स्तंभ पर प्रहार किया, तब उस पत्थर के स्तंभ से पत्थर के टकराने की तरह आवाज निकली और फिर दक्ष को ऐसा लगा जैसे कि उसकी मुट्ठी और उसकी भुजा पर तेज लहर दौड़ गई हो। उसे अपनी भुजा में तेज दर्द का एहसास होने लगा और फिर वह तुरंत कुछ कदम पीछे चला गया। इसके बाद स्वयं को स्थिर करने के बाद दक्ष ने कहा, अब समझ में आया, ये पत्थर के स्तंभ बहुत मजबूत है। इनके सामने प्रतिभा साबित करना इतना भी आसान नहीं होगा। ये कहने बाद दक्ष ने अपना हाथ झटका और अपनी भुजा में उत्पन्न दर्द को ठीक कर लिया। इसके बाद दक्ष ने अपनी मुट्ठी में अपनी ताकत को एकीकृत किया और अपने हैवी वेव पंच तकनीक का उपयोग किया और उस पत्थर के स्तंभ पर प्रहार किया, जिससे अगले ही पल मजबूत वायु तरंगों की लहर एक मजबूत ताकत के साथ उस पत्थर के स्तंभ से जा टकराई और फिर डिंग, एक आवाज आई और फिर अगले ही पल उस पत्थर के स्तंभ से भी मजबूत वायु तरंगें निकली, जो सीधे जाकर दक्ष से टकरा गई और दक्ष हवा में उड़ गया और फिर फर्श में गिर पड़ा, जिसके बाद उसके मुंह से खांसी के साथ खून निकलने लगा। खांसी खांसी उन्हत। इसके बाद दक्ष ने आश्चर्यचकित होकर उस पत्थर के स्तंभ की ओर देखा और फिर उसने हैरानी भरे स्वर में कहा, क्या ये है वेव पंच तकनीक की ताकत थी? ये कहते हुए दक्ष एकटक उस पत्थर के स्तंभ को देखने लगा। चैप्टर 40। मैं कहीं पर कुछ तो गलती जरूर कर रहा हूं। पिछले अध्याय में दक्ष की मार्शल स्पिरिट को देखने के बाद उस बूढ़े व्यक्ति ने दक्ष को एक मार्ग की ओर इशारा करते हुए कहा, वह इस पर चला जाए। दक्ष के चले जाने के बाद उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि दक्ष उस परीक्षा कक्ष में नहीं मरेगा, क्योंकि वहां का खतरा अन्य कक्षों की तुलना में कम है। जब दक्ष वहां पहुंचा, तब उसने एक बड़ा पत्थर का दरवाजा देखा। इसके बाद उस दरवाजे के अंदर जाने पर दक्ष को 7 पत्थर के स्तंभ दिखे, जिनमें से उसे किसी एक स्तंभ को सक्रिय करना था। इसके बाद जब दक्ष ने उन पत्थर के स्तंभ पर हमला किया, तब इसके जवाब में दक्ष के ऊपर भी हमला किया गया, जिससे दक्ष आश्चर्यचकित रह गया। इस समय दक्ष की आंखें आश्चर्य से भरी हुई थी। इस समय दक्ष पर जिन वायु तरंगों से हमला किया गया था, वह हैवी वेव पंच तकनीक की ताकत थी, लेकिन यह ताकत उसके अपने हैवी वेव पंच तकनीक की ताकत से कहीं अधिक मजबूत थी। दक्ष ने कहा, इन पत्थर के स्तंभों में मेरे हमलों को दुगना करके दोबारा मुझ पर प्रहार करने की ताकत है। दिलचस्प। इसके बाद दक्ष ने आगे कहा, लेकिन इस पत्थर के स्तंभ ने मेरे हमले का जवाब मुझे दोगुना करके कैसे दिया? ये कहने के बाद दक्ष सवालिया आंखों से उन पत्थर के स्तंभों की ओर देखने लगा। इसके बाद दक्ष वहां शांति से बैठकर कुछ सोचने लगा।
दक्ष ने अपने मन में कहा, मेरे पहले और दूसरे हमले के जवाब में इन पत्थर के स्तंभों ने मुझ पर उसी तकनीक से दुगनी ताकत के साथ हमला किया। ये सच में एक रहस्य है। इसे समझना इतना भी आसान नहीं है। ये सोचते हुए दक्ष उन पत्थर के स्तंभों की ओर देखने लगा। इसके बाद दक्ष ने कहा, मैं कहीं पर कुछ तो गलती जरूर कर रहा हूं। आखिर ये एक प्राचीन संप्रदाय की विशेष परीक्षा है। इसे उत्तीर्ण करने का कोई तो तरीका होगा, जो कि इतना आसान भी नहीं होना चाहिए, जिस पर मैंने अभी तक विचार नहीं किया है, या फिर मैंने उस तरीके पर ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा वह काले कपड़े वाले एल्डर जानते हैं कि मैं साधारण ऊर्जा के केवल 8वें स्तर का योद्धा हूं और मेरी मार्शल स्पिरिट कमजोर है। इसलिए संभवतः उन्होंने मेरे लिए सबसे आसान परीक्षा ही चुनी होगी। अगर मैं इस आसान परीक्षा को भी उत्तीर्ण नहीं कर पाया, तो फिर मैं गौरव को ठीक करने के लिए संप्रदाय की मदद कैसे प्राप्त कर सकता हूं? इस समय दक्ष गहराई से इस पर विचार कर रहा था कि वह कहां पर गलती कर रहा है। कुछ समय तक सोचने के बाद अचानक दक्ष की आंखें चमक उठी और वह अपनी जगह पर खड़ा हो गया। वह अब समझ गया था कि दक्ष कहां पर गलती कर रहा था और शायद अब वह उस बूढ़े व्यक्ति के उद्देश्य को भी समझ गया था। दक्ष ने कहा, यह परीक्षा सबसे आसान परीक्षा नहीं है, बल्कि सबसे कठिन परीक्षा है। शायद एल्डर को इस बात की उम्मीद होगी कि अगर मैं कठिनाइयों का सामना करूं और अगर मैं इस परीक्षा की कठिनाई का सामना करने में असमर्थ रहा, तो मैं यहां से वापस मुड़कर जा सकूं। इससे कम मेरी मृत्यु नहीं होगी। शायद वह मेरे एक मजबूत योद्धा बनने के दृढ़ इच्छा शक्ति का परीक्षण करना चाहते हैं। ये कहने के बाद दक्ष की आंखें अचानक चमक उठी। अगले ही पल दक्ष ने कहा, लिटिल ब्लैक स्पिरिट बाहर आओ। दक्ष के ये कहते ही दक्ष के कंधे पर एक छोटे काले सांप की मार्शल स्पिरिट आकर बैठ गई। दक्ष के मार्शल स्पिरिट के सक्रिय होते ही दक्ष की दृष्टि तेज हो गई, जो कि संसार के सभी रहस्यों को भेदने में सक्षम लग रही थी। इसके साथ ही दक्ष के सभी कौशल और सभी क्षमताएं और भी अधिक शक्तिशाली हो गए, जिनमें उसके समझने की क्षमता भी थी। इसके बाद अगले ही पल दक्ष ने अपनी तलवार निकाल ली और तुरंत पूरे कमरे में तेज और प्रचंड बिजली की गड़गड़ाहट भर गई और तेज गड़गड़ाहट की गर्जना होने लगी। इसके बाद दक्ष ने तुरंत अपनी तलवार लहराते हुए पहले पत्थर के स्तंभ पर हमला कर दिया। दक्ष की तलवार से तेज बिजली की मजबूत किरण निकली और वह सीधे पहले पत्थर के स्तंभ से जा टकराई। लेकिन फिर अगले ही पल पहले की तरह ही दक्ष के हमले के बदले में पत्थर के स्तंभ से दुगनी ताकत के साथ बिजली की किरण निकली और दक्ष की ओर चली गई। इस पर दक्ष ने दोबारा अपनी तलवार को लहराते हुए अपनी ओर आने वाली बिजली की किरण को रोकने का प्रयास किया। लेकिन जब बिजली की किरण दक्ष की तलवार से टकराई, तब दक्ष की तलवार कांप उठी और दक्ष इस हमले के कारण दोबारा पीछे की ओर उड़ गया। जब दक्ष स्थिर हुआ, तब दक्ष के कपड़े फट चुके थे और उसके शरीर में घाव लग गए थे। यह वैसा ही था जैसे कि दक्ष ने पहले उम्मीद की थी। इस हमले की ताकत उसके हमले की ताकत से दुगनी थी, जिसे दक्ष ने रोकने का प्रयास किया था, लेकिन यह काम नहीं आया। इसके बाद दक्ष ने दोबारा खड़े होते हुए, मुझे बस अपने मार्शल कौशल में सुधार करने की जरूरत है। ये कहने के बाद दक्ष की आंखें दृढ़ हो गई और फिर उसने दोबारा अपने रोअरिंग थंडर कौशल का उपयोग करते हुए 7 स्तंभों में से दूसरे स्तंभ पर अपनी पूरी ताकत के साथ हमला किया। इसके बाद दक्ष लगातार उन पत्थर के स्तंभों पर प्रहार करने लगा। कुछ समय बाद उस कमरे में चारों ओर तलवार की ऊर्जा भर गई। वहां हवा में तेज बिजली की गर्जना सभी जगह व्यक्त हो गई। जब भी तलवार ऊर्जा उन पत्थर के स्तंभों के पास पहुंचती थी, तब तलवार की ऊर्जा और अधिक मोटी और सघन हो जाती। इस समय तक दक्ष को नहीं पता था कि उसने कितनी बार उन पत्थर के स्तंभों पर प्रहार किया था। इस समय तक वह अनगिनत बार पत्थर के फर्श से टकरा चुका था और वह बुरी तरह से घायल भी हो चुका था। लेकिन इसके बाद भी दक्ष का हार मानने का कोई इरादा नहीं था और उसने अपना प्रयास जारी रखा। फिर अगले 3 घंटों बाद दक्ष के लगातार प्रयास से कुछ परिवर्तन हुआ। अब जब भी उन पत्थर के स्तंभों से दक्ष पर हमला किया जाता था, तब उनके हमले के बचाव में शौर्य के शरीर के चारों ओर तलवार ऊर्जा की एक पारदर्शी और पतली परत बन जाती थी, जो उन पत्थर के स्तंभों के हमलों के प्रभाव को खत्म कर देती थी। यह दक्ष के लगातार प्रयास का परिणाम था। दक्ष के तलवार ऊर्जा की समझ अब मजबूत हो गई थी, जिससे दक्ष तलवार ऊर्जा का उपयोग अपनी रक्षा के लिए करने में सक्षम हो गया था। इधर उसके तलवार बल का ज्ञान और भी अधिक मजबूत होता जा रहा था। अब तक शौर्य का शरीर सिर से लेकर पांव तक घावों से भर चुका था। कुछ घाव सामान्य थे, जबकि कुछ घाव इतने गहरे और गंभीर थे कि उनके माध्यम से हड्डियां तक दिखाई दे रही थी। इस समय जो भी दक्ष को देखता, उसे यही लगता कि दक्ष अभी अभी एक बहुत ही बड़ी लड़ाई लड़कर आया है। उसके घाव बहुत ही गंभीर दिख रहे थे।